अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो से कुछ नाम दे रखे हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाना रह गया था, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो पायरो वर्ड तब आता है जब हम 2 मोल एसिड से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करवा दो। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। इसके 2 मोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवा दो। ठीक है, तो ये 2 मोल ये से, तो इसको अगर लिखें तो H6 हो जाएगा P2O8। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाया तो H4P2O7 हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, और यही होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब अगला नाम दे रखा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास कोई एसिड दे रखा है, उसमें से अगर हम एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवा दें तो हमारे पास जो एसिड आएगा, अगर अगर कोई एसिड है हमारे पास, उसमें से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाते हैं, वो रिलीज करने के बाद अगर हमारे पास फिर से एसिड बनता है तो उस एसिड जो बना उसको हम बोलते हैं मेटा एसिड, और जिस एसिड से वो मेटा एसिड बना है उसको बोलते हैं ऑर्थो एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब क्या है? देखो, फॉस्फोरिक एसिड लिखो सबसे पहले तो H3PO4। अब इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवाओ। एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करने पर HPO3 आया हमारे पास। ठीक है, अब एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाने के बाद हमें अगर फिर से एसिड मिलता है, एसिड अगर मिल रहा है तो इस वाले एसिड का नाम होगा मेटा एसिड, और जिस एसिड से हमें मिला है उसका नाम होगा ऑर्थो एसिड। अब मान लो हमारे पास था H2SO4, इसमें से हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवाया तो हमारे पास क्या बचा? SO3 बचा। अब ये कोई एसिड नहीं है, ये एसिड इसीलिए है क्योंकि देखो, जिसके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वही एसिड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो P डबल बॉन्ड O तो सब में होता ही है। अब एक H बचा और 2 O बचे, तो एक O आ गया, एक OH आ गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है, वैसे तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे क्लियर हो ही जाएगी कि ये OH है, तो ये हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। इसको रिलीज, इसका जो डिसोसिएशन करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा, H प्लस रिलीज कर देगा तो एसिड है। अब इसको ऊपर ऊपर से भांपने का तरीका क्या है? जिसके पास H पड़ा हुआ है वो एसिड है, अब इसके पास H नहीं है वाटर रिलीज करवाने के पास, तो ये एसिड नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, जब तक वाटर रिलीज कराकर हमें कोई एसिड नहीं मिल जाता तब तक उसको हम मेटा एसिड नहीं बोलेंगे। इसको मेटा एसिड नहीं बोल सकते, और ना ही ये ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, क्योंकि जब इसमें से वाटर रिलीज किया तो हमारे पास कोई एसिड ही नहीं मिल रहा, तो इसका नाम ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, बट इसको हम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर हमें एक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड का ही फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये भी हो गया। अब पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब पायरो आ गया, मतलब 2 मोल एसिड लेने हैं, किसके? फॉस्फोरस एसिड के। फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, तो H3PO4 H3PO3, ये हो गया फॉस्फोरस एसिड। 2 मोल ले लो, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करवा दो, जो एसिड बन लेगा वो हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। 6 हाइड्रोजन थे, 2 गए, H4 बचा, फॉस्फोरस कुछ नहीं गया। 6 हमारे पास ऑक्सीजन थे, 1 गया, 5 बचा।
ये आ गया हमारे पास पायरो फोस्फोरस एसिड, ये भी बन गया। इस तरह से हमने इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं या फिर फॉर्मूले बताने हैं। इतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है और इतना ही याद रखने की जरूरत भी है। ठीक है, अब एक पॉइंट और दे रखा है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, ट्राइमर एंड पॉलीमर। मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता क्या है? सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड लो, H3PO4, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाओ तो बनेगा HPO3। ये आ जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये आ जाएगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। वो कह रहा है ये ड्राइमर ट्राइमर पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मान लो इसके हमने डाइमर ले लिया, HPO3 का डाइमर ले लिया, तो इसका एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है? जितने भी फॉस्फोरस के एसिड हैं उसके अंदर ये स्ट्रक्चर तो कॉमन ही है। ठीक है, अब एक पी गया, एक हो गया, बचा गया एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन तो एक OH के साथ लग जाएगा, दूसरा इस फॉर्म में आ जाएगा। डाइमर बनाना है तो एक ऐसा ही मॉलिक्यूल और ले लेंगे। उसके लिए अब देखो, फॉस्फोरस फॉस्फोरस से कंबाइन करेगा नहीं। डाइमर बनाना है तो एक रिंग बनाना इजी रहेगा हमारे पास। तो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहाँ पे फॉस्फोरस लेते हैं, सेम टू सेम कहानी दोहरा देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास डाइमर बन गया। डाइमर का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। ट्राइमर बनाना है तो 3 ले लो। ठीक है, बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ट्राइमर बन गया, छुट्टी। अब पॉलीमर बनाना है तो पॉलीमर के अंदर क्या होगा? पी, एक डबल बॉन्ड O ले लो, नीचे OH कर दो, यहाँ पर O आ गया। सेम यूनिट यहाँ पे बना दो, पी ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे OH, यहाँ पर O आ गया। सेम यूनिट यहाँ पर बना दो, ऊपर OH, नीचे OH, यहाँ पे O आ गया, जोड़ के जाओ, छुट्टी। इतना ध्यान रखना है कि हर केस के अंदर नाइट हमें फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है रिंग बनाने के लिए, बस इतना ध्यान रखो, आगे अपना बनाते जाओ। ये एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये जो है यूनिट, ये हर फॉस्फोरस के एसिड के अंदर कंपलसरी होनी चाहिए और हम उस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो ये हमारा टॉपिक प्रीवियस क्लास में जो छूटा हुआ था वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। तो अब हम नोमेनक्लेचर करना सीख चुके हैं ना, एक एसिड, अस एसिड, हाइपोअस एसिड, पर एक एसिड, बस उसी को फॉलो करते हैं। चलो एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड क्या होगा? एक ऑक्सीजन कम कर दो, H2SO3। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब परऑक्सो का मतलब है इसमें परऑक्सो लिंकेज आएगा। ठीक है, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो सबसे पहले मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सल्फर ये रहा, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 OH गए, एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन गया, तो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो केस के अंदर एक परऑक्सो लिंकेज आना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देंगे, तो एक ऑक्सीजन कम कर दो, एक सल्फर बढ़ा दो, तो H2SO3 हो गया हमारा परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब अगला है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं क्योंकि डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। दो को कंबाइन कर दो,
अब डबल बॉन्ड से तो कंबाइन कर नहीं सकते, OH से कंबाइन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को नीचे ले लेते हैं, OH यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ पर O आ गया, एक और सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। पेरोक्सो लिंकेज होना चाहिए, तो ये पेरोक्सो लिंकेज बना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितने H हैं, 2 H हैं, H2 1 2 3 1 2 3 4 5, तो वो 10 आ जाएगा। ये हो गया पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से इनके फॉर्मूले बनाने हैं। बस मेन पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड पे ही हमें फोकस करना है याद करने के लिए, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर याद रखने हैं बस, बाकी सब तो हम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आसानी से। देखो ना, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है तो एक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, बना दो उसका स्ट्रक्चर, वो तो हम बना सकते हैं। पेरोक्सो लिंकेज बनाना है, अब डबल बॉन्ड वो तो आ नहीं सकता ना उस केस के अंदर, 2 ऑक्सीजन आटम जुड़ नहीं सकते, 2 सल्फर जुड़ सकते हैं, तो ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो। इस केस के अंदर 2 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं क्योंकि 2 स्ट्रक्चर है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड। अब डबल बॉन्ड O वाला टूटेगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो OH वाले को हटा दो, 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दो एक तरह से, और O बॉन्ड O बना दो। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस हो गया, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक हो गया, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक हो गया। इनके नाम भी होते हैं मार्शल एसिड्स और कैरोज एसिड, वो हम एनसीईआरटी में देखेंगे और खुद याद करेंगे, ठीक है। इनके कॉमन नेम्स आगे है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो मतलब 2 मोल लो किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4, उसमें से 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज कर दो, तो जो एसिड आएगा उसका नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन थे, 2 गए, तो H2SO कितने थे, 8 से 1 गया, O7 आ गया, H2SO7, H2S2O7, सल्फर तो 2 थे। तो ये हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी हो गया। अब हमने अब तक जितने भी एसिड्स पढ़े हैं, ठीक है, इसको शायद से ओलियम भी बोलते हैं क्योंकि जब इसमें H2S2O7 पर जब हम वाटर डालते हैं तो हमें H2SO4 मिलता है 2 टाइम्स, ठीक है, इसे ओलियम भी बोलते हैं। अब जितने भी एसिड पढ़े हैं अब तक, ठीक है, इन सब के अंदर हमने ये चीज देखी है कि सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्फर था, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ऑल्दो इसके अंदर 2 था क्योंकि वो डाइमर बन चुका था। अब आती है बात SS लिंकेज की, ठीक है। SS लिंकेज अगर किसी भी सल्फर के ऑक्सी एसिड में प्रेजेंट है तो उसका नाम हो जाएगा थायो एसिड, ठीक है। मान लो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर SS लिंकेज प्रेजेंट होती तो उसका नाम हो जाता थायो सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह से। और हमारे पास 2 टाइप के थायो एसिड्स हैं सिर्फ और सिर्फ, एक पॉलीथायोनस एसिड, दूसरा पॉलीथायोनिक एसिड, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड है, एक में ऑक्सीजन 4 रहेंगे, एक में ऑक्सीजन 6 रहेंगे, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन 6 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा सल्फर की, तो उसका नाम थायोनिक। और जिसमें एक स्टेप कम, ऑक्सीडेशन स्टेट कम, ऑक्सीजन कम होने की वजह से, उसका नाम पॉलीथायोनस एसिड, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स, अगर नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स पूछ ले तो जितने भी सल्फर होंगे उनमें से एक माइनस कर दो। या इसको कैसे पता चलेगा, अब ये ट्रिक वैलिड है या नहीं है। मान लो हमारे पास कार्बन चेन है, ठीक है, उसके अंदर 6 कार्बन है, तो CC लिंकेज कितने होंगे, 5 होंगे, H-1। कैसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन थे, 5 लिंकेज बनाए, 1 2 3 4 5, जितने भी हो उनमें से एक माइनस कर दो तो वो नंबर ऑफ लिंकेजेस आ जाएंगे। जितने भी सल्फर के एटम्स हो उनमें से एक माइनस कर दो तो नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स आ जाएगा।
अब इसमें से सवाल किस तरह से आता है, इनके तो स्ट्रक्चर से ही सवाल आ जाता है, स्ट्रक्चर भी वो बहुत रेयरली पूछता है। इनमें से सवाल आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस एस लिंकेज इज प्रेजेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस ओ एस लिंकेज इज प्रेजेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस ओ एस लिंकेज इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका, अब हमारे पास कोई सा भी सल्फर का ऑक्सी एसिड दे रखा है मान लो, ठीक है, उसमें अगर ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो अगर 3.5 है तो उसके अंदर SOS लिंकेज होगा। अगर इससे ज्यादा है तो S डबल बॉन्ड S, अगर इससे कम है तो SS लिंकेज। बस इस चीज को ध्यान रखना है, सारे सवाल बन जाएंगे। वो यही पूछता है in which of the following SOS linkage is present, in which of the following SS linkage is present, in which of the following SOOS linkage is present। इसको याद रखने का एक प्लस पॉइंट ये है कि हम इसका जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन का नंबर 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए, उस केस के अंदर थायो एसिड आ जाएगा। अगर SS लिंकेज है, अगर ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो 3.5 से कम है तो उस केस के अंदर एसिड के आगे थायो लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। मान लो ये एसिड दे रखा है, इसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो 3.5 है तो इसमें SOS लिंकेज आएगी। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का तो इसके अंदर SOS लिंकेज देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने में भी आसानी होगी इससे। हम पहले अगर सल्फर देखो जितने भी हैं ऊपर के जितने भी हैं, अगर सल्फर का नंबर 1 है तो उसको तो हम इजीली बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी। ऐसे ही रहा 1 2 3 4 5 6 देख लेंगे आजू बाजू कौन जुड़ेगा। अब मान लो सल्फर का नंबर 2 है, ठीक है, किसी भी एटम में, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो क्या है। ठीक है, जितना भी रेशियो आएगा उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि उसके अंदर किस टाइप का लिंकेज होगा। अब इसके अंदर इसका सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो 3.5 आ रहा है, इसलिए हमें पता चल जाएगा इसके अंदर SOS है, तो हम पहले से ही SOS बना के रख लेते हैं। 2 S गए, 1 ऑक्सीजन गया, बचा क्या H2 बचा, O6 बचा। अब इनको इसके आजू बाजू जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, एक OH इसके साथ आ जाएगा, एक OH इसके साथ आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन गए, 2 ऑक्सीजन गए तो 4 बचे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। वैलेंसी भी देखो सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, सेटिस्फाई हो गया। इस तरह से हमें इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। बहुत सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अगर किसी ऑक्सी एसिड में सल्फर का नंबर 1 है तो वो तो हम इजीली उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब किसी एसिड के अंदर सल्फर का नंबर 2 है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो निकालेंगे। अगर 3.5 आता है तो उसके अंदर SOS लिंकेज है, अगर उससे कम है तो SS लिंकेज है, एक ऑक्सीजन कम कर दो, अगर इससे ज़्यादा है तो एक ऑक्सीजन बढ़ा दो। ठीक है, अब जो SS लिंकेज है, SS आयो तो थायो आयो। SS लिंकेज अगर किसी एसिड के अंदर है, मतलब किसी अगर एसिड के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर, अब हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर का, अगर किसी एसिड के अंदर ऑक्सीजन सल्फर का रेशियो 3.5 आ रहा है तो उस एसिड के नाम में थायो आना ज़रूरी है, क्योंकि थायो आयो, SS आयो तो थायो आयो। ठीक है, अब ये हेल्प कैसे करेगी ये चीज़, मान लो हमें स्ट्रक्चर दे दिया, नाम पूछ लिया, तो अगर फॉर्मूला दे रखा है तो उसके अंदर हम रेशियो निकालेंगे। 3.5 आ रहा है तो SS आएगा, SS आएगा तो मतलब थायो आएगा। अब उसका नाम देखना है तो नाम में जिसमें भी थायो आ रहा है वही ऑप्शन में चला जाएगा। अगर थायो ही आ गया, अगर हमारे पास नाम दे रखा है थायो, कुछ भी एसिड, थायो सल्फ्यूरस एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ भी दे रखा है मान लो, तो अब SS आयो तो थायो आयो, तो उसके अंदर SS लिंकेज होगा। SS लिंकेज होगा मतलब ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो 3.5 होगा। ठीक है, और उसमें उससे हम ऑप्शन में से जिसमें भी रेशियो 3.5 आ रहा है वो टिका देंगे, वो आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें SS का नाम पता चल गया और SOOS का नाम पता चल गया, परोक्सो। अगर किसी भी ऑक्सी एसिड सल्फर के में, अगर किसी भी सल्फर के ऑक्सी एसिड में
पर ऑक्सो लिखा हुआ है तो इसके अंदर S डबल बॉन्ड OS आएगा, ठीक है। या फिर बोला जाए दो डबल बॉन्ड O आने ज़रूरी हैं। पीछे मैंने एक गलती कर दी थी कि जो पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड था, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड तो ही हो गया, इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दिया था, ठीक है, वो गलत था। पेरोक्सो है तो डबल बॉन्ड O आना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बेशक मैंने लिखा हुआ है S डबल बॉन्ड S, बट ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये तो सिर्फ याद रखने के तरीके से बोल दिया, ठीक है ना, कि अगर 3.5 है तो SOS, अगर इससे ज़्यादा है रेशियो तो एक डबल बॉन्ड एक O एक्स्ट्रा आ जाएगा, अगर इससे कम है तो ऑक्सीजन चला जाएगा। बट पेरोक्सो में 2 ऑक्सीजन आने ज़रूरी है। तो हम पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या करते हैं, इस OH में एक ऑक्सीजन और डाल देते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, मान लो पॉलीमर बनाना है, डाइमर बनाना है, तो कभी भी हम डबल बॉन्ड O वाले ऑक्सीजन को ब्रेक नहीं करेंगे, हमेशा OH वाले को ब्रेक करेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड S को तोड़ना आसान है, ये तो डबल बॉन्ड S को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है तो हमें पता चल गया भाई साहब पेरोक्सो आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के अंदर पेरोक्सो आ रहा है, तो मतलब जो ऑक्सीजन और सल्फर का जो रेशियो है वो 3.5 से ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक, डबल बॉन्ड O मतलब 2 ऑक्सीजन आएंगे, इसलिए हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लिंकेज, अब इसके अंदर देखो दो ऑक्सी जो सल्फ़र है उसका नंबर 1 से ज़्यादा है तो सब में ये वाला जो टिक थी ये वाली चल जाएगी। इसके अंदर देखो डेड रेशियो है 3.5 से कम है तो SS लिंकेज आ जाएगा, SS आ जाएगा मतलब थायो, तो इस एसिड के नाम में हम थायो लगा देंगे। इसमें देखो रेशियो 1.5 तो SS लिंकेज 3.5 से कम है। अब इसके अंदर 3.5 आ गया, 3.5 मतलब SOS लिंकेज, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर सीधा SOS बना देंगे, फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते रहेंगे। तो इससे स्ट्रक्चर बनाने में और नाम याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है कि SS आया तो थायो आयो, और 3.5 से रेशियो अगर ऊपर है तो पेरोक्सो एसिड आ जाएगा। इसके अंदर 4 है, 3.5 से ऊपर है तो पेरोक्सो लिंकेज आ जाएगा, डबल दो ऑक्सीजन आ गए। इसके अंदर कितना है, 3 है, 3.5 से कम है तो SS लिंकेज आ गया, थायो लिंकेज। इसके अंदर भी 1.5 तो SS लिंकेज, थायो लिंकेज, इस तरह से हमें याद रखने हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर देखो HNO3 तो नाइट्रिक एसिड, एक ऑक्सीजन कम तो नाइट्रस एसिड, एक और ऑक्सीजन कम तो हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड क्या होगा, HNO, बट इन्होंने डाइमर ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डाइमर बना दिया इन्होंने। इसका हमें जो फॉर्मूला है वो याद रख लेते हैं, जैसे N है 1 2 3 4 5, एक तो ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन आ गया। अगर सिंपल एक फार्मूला बनाए तो अब डाइमर बनाना है तो उसके लिए 3 तो नाइट्रोजन चले जाएंगे। खैर इसका स्ट्रक्चर छोड़ो, इसका डाइमर बन जाएगा हाइपोनाइट्रस एसिड में, इसका स्ट्रक्चर याद रख लेना बस। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन का बना ले, 2 नाइट्रोजन के साथ बना लेंगे आपस में, एक OH बन जाएगा। इस तरह से याद रख लो बस। और हमारे इस चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में एनहाइड्राइड्स बहुत इजी है याद करना, फिर हाइड्रोलाइसिस भी बहुत इजी है। हाइड्रोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि आयनिक जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस भी कम होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि गिने चुने एसिड्स ही हैं, सॉल्ट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं का सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलाइसिस